गुड इवनिंग दोस्तों GS2 का ये चौथा वीडियो है। और हम लोग शुरुआत जो करेंगे ईडी से करेंगे, प्रवर्तन निदेशालय। वैसे हर एग्ज़ाम में कोई ना कोई कमीशन पूछा गया है, आयोग पूछा गया है यूपी PCS के द्वारा। मुझे लगता है इस बार ईडी आएगा। ईडी या CBC में से एक आएगा। CBC तो खैर पूछा जा चुका है, लेकिन अभी तक प्रवर्तन निदेशालय नहीं पूछा गया है, ईडी। तो इस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या क्या डायमेंशन कवर करेंगे हम लोग। ईडी क्या है, संरचना उसका संगठन क्या है, कार्य इसके क्या है, मुद्दे क्या है और वे फॉरवर्ड। ठीक, तो सबसे पहले देखिए ईडी है क्या। ये एक वित्तीय जांच एजेंसी है ना, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है और फेडरली एजेंसी है ये। ठीक, क्या करती है, मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा जो विदेशी मुद्रा कानून के उल्लंघन की है, विदेशी मुद्रा कानून का जो उल्लंघन होता है उसकी जांच करती है। ठीक, तो एक प्रकार से आर्थिक अपराध से लड़ने वाली एक ही एजेंसी है ना, फेडरली एजेंसी है। और फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो राजस्व विभाग है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, उसके अंतर्गत आती है। ठीक, अब इसके संरचना और संगठन की बात कर लें। इसमें एक डायरेक्टर होता है और विशेष निदेशक भी होते हैं इसके, है ना, स्पेशल डायरेक्टर भी होते हैं इसमें। ठीक, अब इसके निदेशक की नियुक्ति कैसे होती है। नियुक्ति का प्रावधान CBC अधिनियम, है ना, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अधिनियम 2003 के प्रावधानों के अनुसार इसका होता है। इसमें क्या करती है, नियुक्ति इसकी केंद्र सरकार ही करती है, लेकिन CBC की अध्यक्षता वाली एक समिति होती है। समिति वो सिफारिश करती है, उस सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार इसका ईडी के डायरेक्टर का गठन नियुक्त करती है। मिनिमम इसका टेन्योर 2 साल है, और अभी कुछ विवाद चल रहा है, इसका टेन्योर को बढ़ाया गया है ना, तो कुछ विवाद अभी ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन मिनिमम इसका टेन्योर 2 साल है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और 5 इसके रीजनल ऑफिस भी हैं। ठीक है, तो इसकी गठन संरचना और गठन हो गई। कार्य क्या है, कार्य बेसिकली देखा है, ये 4 जो अधिनियम दिख रहे हैं ना, ये 4 अधिनियम, इन चारों अधिनियम से ही संबंधित इसका कार्य है। पहला कौन सा है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। दूसरा, फाइनेंशियल फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 99 में आया था ये। ठीक, तीसरा है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट, या भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, यानी फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर अधिनियम एक्ट, ये भी 1999 में आया था। चौथा कौन सा है, कॉफ़ी पोसा, है ना, ये है, इस कॉफ़ी पोसा की फुल फॉर्म है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़, यानी विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम 1974। ठीक है, तो ये बेसिकली 4 अधिनियम है। इन 4 अधिनियम के संबंध में ये कार्य करता है। क्या करता है, इन चारों अधिनियम से जुड़े हुए जो भी मामले होते हैं, इनके मामलों की जाँच करता है। उनसे जुड़े अगर मान लो अपराधी हैं जो भी, है ना, फाइनेंशियल, जिसने फ्रॉड किया है या फाइनेंशियल जो क्राइम किया है, उनकी संपत्ति जब्त करना, उनके खिलाफ मुकदमा दायर करना। तो ये इसके बेसिकली इसके 4 अधिनियम से जुड़े हुए ईडी के कार्य हैं। मुद्दे क्या हैं, मुद्दे सबसे बड़ी बात है, इसका मुद्दा क्या है, विशेषाधिकार और शक्तियों को दुरुपयोग के इस पर आरोप लगते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो ईडी है ना, ईडी बिना सरकार की मर्जी के किसी पर भी मुकदमा दायर, किसी की जाँच कर सकती है और किसी के भी अकाउंट में ले सकती है। ठीक है, इसमें सरकार की मंजूरी की ज़रूरत है नहीं। तो होता क्या है, ये मामूली से अपराध में भी ना, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, किसी में कोई मामूली से मामला हुआ, उसमें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को उस पर लागू कर देते हैं ना, उसके दायरे में लेकर क्या करता है, ये क्या करते हैं, उसको लोगों को अरेस्ट करते हैं। खास करके जो राजनेता हैं, अधिकारियों पर मुकदमा चला देते हैं। ठीक है, तो अपने विशेषाधिकार और शक्ति जो मिली हुई है, इसका ये दुरुपयोग करते हैं। दूसरी, पारदर्शिता की कमी है। एक तो जांच के लिए जो भी मामले लेते हैं ना, उसका चयन कैसे करते हैं, इसको लेकर कोई भी स्पेसिफिक रूल नहीं है। इनकी पूरी डिस्क्रिप्शन, यानी इनके विवेक पर आधारित है। ठीक है, दूसरा, जो दोष सिद्धि है, दोष सिद्धि की जो दर है, रेट है, इसकी बहुत कम है। 2005 से लेकर 2014 तक इनका अगर कोई मतलब दोष किसी के ऊपर सिद्ध हुए हैं, तो उसका जो रेट है 0। 2005 से लेकर 14 तक कोई भी दोष सिद्ध ये कर नहीं पाई है। 2014 से लेकर 24 तक लगभग 900 मामले इसने दर्ज किए हैं, केवल 23 मामलों में ही दोष सिद्ध कर पाई है। तो इसकी देख रहे हैं, जो दोष सिद्धि है, बहुत दर है, वो बहुत कम है। राजनीतिक पक्षपात के आरोप लगते हैं, खास करके जो सत्ताधारी दल है ना, उसके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि ईडी को यूज़ किया जाता है ना। ये देखा गया कि जिनके ऊपर ईडी ने केस फाइल किया है,
तो जैसे ही वो सत्ताधारी दल में शामिल हो जाते हैं तो या तो उनको ईडी क्लीन चिट देती थी या फिर उनके खिलाफ जो जांच प्रक्रिया होती है बहुत धीमी कर देती है। तो राजनीतिक पक्षपात के ऊपर इसके ऊपर आरोप लगते हैं। काफ़ी सीमित संसाधन है इसके पास, राजनीतिक हस्तक्षेप ज़्यादा है, जो कि ऊपर हम देख ही रहे हैं। अभी हाल ही में देखा है, एक सीवी जो सेवानिवृत्त अधिकारी था उसको इसका डायरेक्टर बना दिया, फिर उसको अतिरिक्त सेवा विस्तार भी देने की बात चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट में केस भी गया, अब पता नहीं उसमें क्या हुआ है, आई डोंट नो। तो ये हो गए इसके इस पर जो आरोप लगते हैं, जो मुद्दे हैं इससे जुड़े हुए ईडी से, है ना। अब वे फॉरवर्ड में देख लेते हैं। राजनीतिक उपकरण की तरह प्रयोग होना इसका बंद हो, कार्यात्मक स्वायत्तता सुनिश्चित की जाए, इसको वैधानिकता प्रदान किया जाए, यानी इसके लिए अलग से कोई एक्ट बना के इसको रेगुलेट किया जाए। उससे वित्तीय संसाधन मुहैया कराए, साथ ही त्वरित जांच और दोष सिद्धि दर्ज हो इसमें वृद्धि की जाए। तो ये हो गई ईडी। दूसरा टॉपिक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना तो कठोर है ना लचीला, बल्कि दोनों का मिश्रण है। ये एक डिबेट है, ठीक है। तो कोई भी संविधान कोई कठोर है या लचीला है ना, ये किस आधार पर तय होता है? ये इस आधार पर तय होता है कि संविधान में जो संशोधन करने की प्रक्रिया है वो कैसी है। अगर संविधान कोई लचीला है तो जाहिर सी बात है उसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया कैसी होगी? सरल होगी। जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, ऐसे ही किसी संविधान को अगर कठोर कहा जाता है तो निश्चित रूप से उसमें संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया होगी वो काफ़ी जटिल होगी, जैसे कि यूएसए। और जिन संविधानों में दोनों ही तरीकों को शामिल किया है उसको मिश्रित संविधान कहते हैं, खास करके जो है इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया में संविधान संशोधन के 3 तरीके, साधारण बहुमत से विशेष बहुमत और विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की मंजूरी। तो इन 3 तरीकों से संविधान में संशोधन किया जाता है। साधारण बहुमत क्या है? उसमें उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत से संविधान संशोधन कर दिया जाता है। जैसे आर्टिकल 169 के तहत जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधान परिषद का निर्माण करना, उसको समाप्त कर देना, ठीक है। दूसरा तरीका है विशेष बहुमत। इसमें क्या करते हैं, सदन के जो सदस्य हैं इसके कुल बहुमत, साथ ही साथ उपस्थित तथा मतदान करने वालों के जो सदस्य हैं उनका 2/3, है ना, उससे कम से कम 2/3 मिलेंगे, तब जाके विशेष बहुमत से कोई संविधान संशोधन होगा। 103वां जो संविधान संशोधन है EWS, इनको जो 10% रिजर्वेशन दिया गया है वो इसके तहत देखा जा सकता है उदाहरण के रूप में। तीसरा है विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की मंजूरी। ये खास करके जो फेडरल जो संघीय प्रावधान है, संघीय स्वरूप से रिलेटेड जो भी प्रावधान उसमें संशोधन के लिए, है ना, इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर कम से कम विशेष बहुमत तो लिया ही जाता है, साथ ही साथ आधे राज्यों की सहमति भी ली जाती है। यहाँ सहमति से सीधा मतलब है कि राज्य की जो विधानसभा है साधारण बहुमत से उस प्रस्ताव को पास कर दे, ठीक है। जैसे कि 101वां संविधान संशोधन GST जो लाया गया था, ठीक, उसमें आधे राज्यों की मंजूरी ली गई थी। तो जो साधारण बहुमत है ये लचीले, भारतीय संविधान को लचीला बनाता है, लेकिन जो विशेष बहुमत और आधे राज्यों की जो सहमति है ये भारतीय संविधान को बताता है कि भारतीय संविधान जटिल है ना, काफ़ी कठोर है। तो एक प्रकार से भारतीय संविधान मिश्रित संविधान है। इसलिए BR अम्बेडकर ने कहा भी था, भारत का संविधान नम्यता और अनम्यता के एक बहुत बड़ा अच्छा मिश्रण है, ठीक। अगला टॉपिक है भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया और उसकी आलोचना। तो भारत के संविधान के भाग 20 में आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख कर रखा है, ठीक है। तो प्रक्रिया में अगर देखते हैं, एक तो प्रक्रिया देखेंगे फिर इसकी आलोचना देखेंगे। प्रक्रिया में 3 रीतियों से संविधान संशोधन है, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति। प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है और इस प्रस्ताव को संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ जो भी प्रस्ताव है किसी भी सदन में लाया जा सकता है। कोई मंत्री ला सकता है या कोई निजी सदस्य भी ला सकता है। इसमें प्रेसिडेंट की पूर्व अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं होती है। गतिरोध अगर उत्पन्न होता है तो इसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। प्रेसिडेंट क्या करता है, प्रेसिडेंट को इस पर जो संविधान संशोधन विधेयक है उस पर अपनी मंजूरी देनी बहुत आवश्यक है। ना तो ये इसको रोक सकता है, ना ही पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, ये इसको मंजूरी देनी ही देनी है, ठीक है। और संघीय संविधान जो प्रावधान है, संघीय प्रावधानों में संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों की सहमति की बहुत आवश्यकता है, ठीक। तो ये हुई इसकी प्रक्रिया। संविधान संशोधन प्रक्रिया की आलोचना क्या कि संविधान संशोधन जो कराया था ना, उसके लिए कोई ना तो संविधान सभा है, नहीं कोई विशेष निकाय की कोई विशेष निकाय है। खास करके यूएस में देखा जाए ना, यूएस में जो संविधान संशोधन होता है उसके लिए एक संविधान सभा या विशेष निकाय की वहाँ पे स्थापना की जाती है, वहाँ पे है ये।
दूसरे जो संविधान संशोधन में अधिकांश जो विषय हैं, है ना, उसमें संसदीय संशोधन कर लेती है, वो भी साधारण बहुमत से। राज्यों की इसमें भागीदारी ना के बराबर है। ठीक है। गतिरोध अगर उत्पन्न हो जाए तो जॉइंट सिटिंग का कोई ऑप्शन ही नहीं है इसमें। अगला, राज्य विधानसभा अपनी सहमति देता है या असहमति, इसकी कोई, मान लो कोई फेडरल स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ कोई संविधान संशोधन करना है किसी प्रावधान में, तो आधे राज्यों की सहमति की आवश्यकता होगी। तो राज्यों के पास जो प्रस्ताव जाता है तो उसमें कोई समय सीमा नहीं दे रखी है कि उनके कब तक वो सहमति देंगे या कब तक असहमति देंगे उसको, है ना, कोई स्पष्ट उसमें समय सीमा नहीं है। तो ये कुल मिला के इसके क्या हो गए, इसकी आलोचना हो गई। तो ये उपयुक्त आलोचना के बावजूद भी, है ना, भारतीय परिस्थिति जो ये संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है भारतीय परिस्थिति और आवश्यकता के अनुकूल है, क्योंकि ये जो हमारी संविधान संशोधन प्रक्रिया है ना तो इतनी लचीली है कि कोई सत्ताधारी दल जो है मनमानी तरीके से उसमें संशोधन कर ले, और ना ही इतनी कठोर जटिल है कि आवश्यकता पड़ी है संविधान संशोधन की और उसमें संशोधन कर ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा संविधान संशोधन प्रक्रिया बहुत सही है। ठीक। आगे ब्रिटिशकालीन प्रशासनिक सुधारों का भारतीय संविधान पर क्या प्रभाव पड़ा है। ठीक है। तो ब्रिटिशकालीन में जो भी प्रशासनिक सुधार लेकर आए तो वो ब्रिटिश शासन को, भारत पर ब्रिटिश शासन तंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए लेके आए। ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर इसका प्रभाव क्या पड़ा देखते हैं। जैसे लोक सेवा आयोग कहाँ से, ब्रिटेन से ही लेकर आए, ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। अभी क्या भारतीय संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक है। ये अनुच्छेद देख लीजिएगा, थोड़ा मुझे ध्यान नहीं आ रहा है तो ठीक है। तो भाग 14 में सिविल सेवा का उल्लेख है। अध्यादेश भारतीय परिषद अधिनियम 1961 से लिया गया था। अब वर्तमान में भारत के जो संविधान के आर्टिकल 123 में सम्मिलित है। वीटो पावर आई थी भारतीय परिषद अधिनियम 1853 से। ठीक है। बजट की शक्ति आई थी, बजट जो के प्रावधान आए थे भारतीय परिषद अधिनियम 1892 1909। अभी वर्तमान में भारत के संविधान के आर्टिकल 112 में बजट के बारे में लिखा हुआ है। और ये 1935 का एक्ट, इससे बहुत सारे प्रावधान हम भारतीय संविधान में लेकर आए, जो कि मैं कल के वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, वो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। इसके अलावा आईपीसी, है ना, आईपीसी 1860, इंडियन पुलिस एक्ट 1861, सीआरपीसी, सीपीसी, ये भी ब्रिटिश जो कानून प्रक्रियाएं, कानून संहिताएं, उनका भी असर भारतीय संविधान या भारतीय कानून प्रक्रियाओं पर पड़ा है। ठीक है। तो ये हो गए। ठीक। अगला टॉपिक है 42वें संविधान संशोधन का महत्व और इसे मिनी संविधान क्यों कहते हैं, इसके बारे में है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता। यह भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कंट्रोवर्शियल संविधान संशोधन। इसका महत्व क्या है? संविधान को पहली बार समाजवादी और धर्मपंथ निरपेक्ष स्वरूप प्रदान हुआ। इस संविधान संशोधन के माध्यम से डीपीएसपी को प्राथमिकता दी गई, फंडामेंटल राइट्स पर, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो ऐड किया गया। लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि करके उसको 6 साल बनाया गया। ठीक है। ऑल इंडिया लीगल सर्विस यानी अखिल भारतीय विधिक सेवा की इसमें स्थापना की गई और संसद की शक्तियों में विस्तार किया गया, विशेषकर आपातकाल से जुड़े हुए जो प्रावधान है उसको लेके। ठीक है। तो ये इसका महत्व था। मिनी संविधान क्यों कहते हैं? मिनी संविधान इसलिए कहते हैं, इसमें 2 नए अध्याय शामिल किए गए थे, 9 नए अनुच्छेद और 50 से ज़्यादा अनुच्छेदों में संशोधन किया गया। ठीक है। जैसे प्रस्तावना में वही 3 शब्द आए शामिल किए, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता, है ना। भाग 4 जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज से वो जोड़ा गया। भाग 4 का फंडामेंटल ड्यूटीज़ और 14 का इसमें ट्रिब्यूनल अधिकरण जोड़े गए। समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय शामिल कर दिए गए? शिक्षा, वन, बाट माप, परिवार, फैमिली प्लानिंग, इनको समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। डीपीएसपी में 3 नए अनुच्छेद जोड़े गए। 39 का जिसमें समान न्याय और निःशुल्क विधिक लीगल सर्विस यानी विधिक सहायता की बात की गई है। 43 का उद्योगों के प्रबंधन में जो लेबर है ना, श्रमिकों की भागीदारी। 48 का पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण की बात की गई। लोकसभा और विधानसभा, है ना, इनके कार्यकाल में 1 साल की वृद्धि कर दी गई। इसका मतलब ये 6 साल के कर दी गई। ठीक है। और लोकसभा और विधानसभा की जो सीटों की संख्या है उसको 2001 तक के लिए इसमें निश्चित कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो है ना न्यायिक समीक्षा और रिट की शक्ति,
उसको कम करने का प्रयास किया गया इसके अंतर्गत। राष्ट्रपति शासन, जो कि ये कहता है कि एक बार में अगर कोई राष्ट्रपति शासन को, प्रेसिडेंट रूल को बढ़ाना है तो एक बार में हम 6 माह के लिए बढ़ा सकते हैं, लेकिन इस संविधान संशोधन के माध्यम से 1 वर्ष उसको कर दिया गया। केंद्र को शक्ति दी गई कि राज्यों में सशस्त्र जो तुम्हारे आर्म फोर्सेस है उसकी तैनाती कर सके। ठीक है, तो इतने सारे इसमें चेंजेस किए गए, इसी कारण इसको, इस संविधान में व्यापक परिवर्तन को के कारण ही इसको मिनी संविधान कहा जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।